अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसीद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे कि नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 3 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है। और हालात ये है कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कहीं 14 तो कहीं 18 घंटे तक जा पहुंचा है। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात ये है कि इससे कबल ये था कि अगर बिजली के बिल ज़ायद आते थे तो आवाम जो है वो उसकी किस्तें करवा लेती थी। अब ये सहूलत भी आवाम से छीन ली गई है। वो एक साल में सिर्फ एक दफ़ा जो है वो बिजली के बिल के ऊपर जो किस्त है वो करवा सकेंगे। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो वकला तक रसाई ना देने और कैद तन्हाई के बयान पर जो है वो बानी PTI के हवाले से हुकूमत ने उनके जो सेल है उसकी तस्वीर शाया कर दी हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मैट्रेस दिखाई दे रहा है, एक टेबल, स्टडी टेबल है, एक चेयर नज़र आ रही है, उसके साथ जो है वो एक जो वर्जिश की मशीन है वो भी देखी जा सकती है। इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम के हवाले से जो है वो हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसने केस की समाअत की है। आपको याद कराते चलें कि PDM की दौरे हुकूमत में जो है वो उस वक्त की जो इत्तेहादी हुकूमत थी, उन्होंने जो है वो नैब के कवानीन में जो है वो चंद सेक्शन में तरमीम की थी, जिसके खिलाफ बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दरख्वास्त दायर की थी। और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जो है वो इस केस की समाअत की और इन जो सेक्शंस थे इनमें जो है वो 10 में से 9 को उन्होंने कलअदम करार दिया था। और फिर उसके बाद जो है वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की और उनके ऊपर जो है वो आज चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज कर लिया है और वो उसका जो फैसला है वो चंद रोज़ में सुना दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत जो है वो हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। अभी कल एक बड़ी अच्छी डिबेट हो रही थी बिजली के बिल के हवाले से और जो यूनिट में इजाफा किया गया उस पर क्या कहेंगे? आज दोबारा वही डिबेट का हिस्सा। जी बिल्कुल। ये लगता है कि शायद हुकूमत जो है इसका क़िबला इस हवाले से दुरुस्त नहीं होगा कि वो जो जेबों पर शब खून मार रहे हैं आवाम की, ये सिलसिला मुझे लगता है कि अब जारी रहेगा। और ये खुली जो है मैं समझता हूँ धौंस धांधली है, दीदा दिलेरी है, जिसके साथ एक रियासत जो है एक अपनी आवाम को लूट रही है। यानी कोई तरीक़ाकार आप जाने नहीं दे रहे। अच्छा 4 रुपये आप फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, ये सीधी सीधी बदमाशी है। एक ऐसा टैक्स है जिसे रियासती टैक्स आप कह सकते हैं। ऑलरेडी आप बिजली का बिल देखें तो हम ये बातें बार बार कर रहे हैं कि उस पर इतने टैक्स लगे हुए हैं कि अब टैक्स का नाम भी उन्हें याद नहीं है, तो उस पर लिख देते हैं फर्दर टैक्स, मोर टैक्स। मतलब इस तरह की सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर मज़ीद 4 रुपये, जबकि आपने 3 रुपये 4 रुपये पहले बढ़ाया, फिर 1 रुपये बढ़ाया, फिर अब 4 रुपये। यानी इस माह के अंदर यानी इस हुकूमत को क्या मसला क्या है ये नहीं समझ आ रही कि, और ये अवाम के साथ इस तरह का जुल्म व सितम करना, उनका मुआशी कत्ल करना, ये कहाँ तक जायज़ है। और इसके अंदर जो बाकी इदारे हैं, रियासती इदारे जो हैं, जहाँ पर मुझे समझ नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये हर तरह के केसेस के फ़ैसले जो सियासी हैं उनके ऊपर तो बड़ी डिटेल से फ़ैसले महफूज भी कर रहे हैं और वो दे भी रहे हैं। जो अवाम है जिनके बोर्ड पर ये लीडर जो है हुकूमतों में आते हैं और फिर अवाम के टैक्स पर याशियाँ करते हैं, उस अवाम के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है, उसके साथ ये जो सलूक किया जा रहा है ज़ालमाना, इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? क्या वजह है? ये सुप्रीम कोर्ट सोई हुई है, ये जो आपकी हाई कोर्ट है, क्या ये ख्वाब खरगोश के जजेस मज़े ले रहे हैं? मतलब एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर है पाकिस्तानी अवाम मुफ्त है, उनको तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो अरबाब इख्तियार को तो गर्ज नहीं है अवाम का, क्योंकि उनके तो सारी बरात मिल रही हैं। ये बात ठीक है, लेकिन ये अदालतें किस पाकिस्तान के अंदर है? ये इसी पाकिस्तान के अंदर है ना जहाँ 24 करोड़ जो है पाकिस्तानी वो मौजूद हैं और उन्हीं के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, तो नोटिस तो लेना चाहिए। जब आप कहते हैं कि अदालतों के अंदर इंसाफ मिलता है, तो जो मुआशी इंसाफ है आवाम को कहाँ से मिलेगा? मसलन ये कौन सा सिलसिला है? दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता। चलें आप अमेरिका से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश से अफ्रीकी ममालिक ले लें और यहाँ से इंडिया ले लें, इंडिया से आगे आप मशरिक़ वस्ता के ममालिक में चले जाएँ, क्या इस तरह का जुल्म कहीं पर होता है? मेरा ख्याल है कि यहाँ शायद इंसान जो है वो नहीं बसते, या फिर जो हुक्मरान है वो इंसान नहीं है। उनके दिल में कोई रहम ही नहीं है, उनको ये एहसास ही नहीं है कि इस मुल्क का जो एक आम आदमी है, वो जो गरीब आदमी है, वो उनकी मुश्किलात कितनी हैं, वो किस तरह फंसे हुए हैं। और मुझे यहाँ पर लता मंगेशकर जो हैं उनका एक इंटरव्यू अभी याद आ गया, तो किसी ने उनसे पूछा कि अगर आप दोबारा आपको ज़िंदगी मिली
तो आप क्या करना चाहेंगी, आप क्या दोबारा से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी? तो उन्होंने इसका जवाब पता क्या दिया, उन्होंने कहा कि पहली बात है कि मैं दूसरी ज़िंदगी ही नहीं चाहती, अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये हो भी जाए तो मैं कभी भी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि लता मंगेशकर बनने की जो तकलीफ़ मैंने सही है मैं दोबारा नहीं सहना चाहती। तो अब मेरा ख्याल है वही हाल पाकिस्तानियों का है कि पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिलेगी तो क्या आप पाकिस्तानी बनना चाहेंगे, तो मेरा ख्याल है अक्सरियत का जवाब होगा कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बनने के, पाकिस्तानी अवाम बनने के जो तकालीफ हैं, जो मसाइब हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी अब पाकिस्तानी बनना नहीं चाहेगा। अब ये खोखले नारे हैं रियासत के, जी पाकिस्तानी अवाम, फिर रियासत, रियासत भी तो कोई उसको रेसिप्रोकेट करे ना। मसलन एक टोला है जिसे आप अशराफिया कहते हैं, वो इसके वसाइल पर काबिज़ है और वो लूट मार कर रहा है, उनकी अयाशियाँ और उनके अल्ले तल्ले उसी तरह जारी हैं और बड़ी ढिठाई के साथ। मतलब आप 4 रुपये आपने किया, फिर आपने अगले दिन फिर 1 रुपये से ज़्यादा किया, और तीसरे दिन फिर आप कर रहे हैं, और अभी आपका बजट का अब इजलास शुरू होने वाला है, तो अभी आपने ये कर, यानी किस तरह का आप इनको किस तरह, मतलब आप किस तरह मारना क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ सलूक क्या करना चाहते हैं? क्या इनके गले दबा दें? फिर इससे बेहतर है इन्हें फांसियाँ दे दें ताकि सारा मुल्क ही ख़त्म हो और आप फिर खुल के खेलने इस पूरे, वो क्या कहते हैं, वो गलियाँ हो जान सूंजियाँ विच मिर्जा यार फिर तो मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते। ऐसे सब अभी जब 4 रुपये 5 रुपये इजाफा किया गया तो उसमें कहा गया कि इस इजाफे से जो है वो 46 अरब और 61 करोड़ रुपए का जो बोझ है वो पड़ेगा इस आवाम के ऊपर। आज दोबारा जो इजाफा किया गया इसमें तो जाहिर सी बात है वो बोझ में मजीद जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो इजाफा हो जाएगा। अवाम ने ही ये सारा कुछ करना, और अगर इनसे कहा जाए तो ये कहते हैं चूँकि ये तो IMF के प्रोग्राम में है और ये सारा कुछ करना तो हमारी मजबूरी है, ये मजबूरी ख़त्म कब होगी? देखिए 46 आपने बताया अभी अरब रुपए सिर्फ 1 रुपये बढ़ाने से मिलेंगे इनको, और अब मुझे आप बताएं ना 3 रुपये से ज़ायद जब अब ये किया जाएगा तो कितने अरब रुपया, यानी खरबों रुपए ये एक दिन में एक पेन की स्ट्रोक से फैसला करते हैं और आवाम की जेबें खाली कर देते हैं। जेबें क्या, मेरे ख्याल है उनके वजूद से ये अब कपड़े तक उतार रहे हैं और वरना जिस्मों के साथ ये पता नहीं उन्हें नोचना चाहते हैं, और मज़ीद कितना नोचेंगे, ये इतने संगदिल क्यों हैं और ये कौन लोग हैं, ये समझ नहीं आती। ऐसे ही हो गया। अगर दूसरी जानिब हम देखें ऐसे साहब कि इसी का अल्टरनेटिव अगर आवाम बजाते खुद देख रही है कि चूँकि बिजली के बिल ज़ायद हैं और वो उसको अदा करने से कासिर हैं, तो उसका मुतबादिल वो तलाश कर रही हैं कि वो सोलर सिस्टम की तरफ जा रही हैं। अभी कल हमने इसके ऊपर डिबेट की कि उसमें भी उन्होंने फ़िक्स चार्जेस आयद करने का फ़ैसला कर लिया है। मारना है तो इस तरह ही मारना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हल्का सा डाउट है, कल भी हमने बात की, लेकिन ये करते यही हैं कि तरदीदें देते हैं, बाद में काम वही करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक परवेज़ साहब थे MNA लाहौर के यहाँ पर, तो मशहूर MNA है, और उसके अलावा ये है कि वो बड़े करीब थे मियां नवाज शरीफ साहब के, उनके बेटे भी MNA हैं अली परवेज़। उनकी मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था, तो बल्कि उनका वीलॉग था जिसके अंदर वो बड़े यकीन के साथ और बड़े कंफर्म होकर ये बता रहे थे कि हुकूमत किसी भी सूरत में बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं रखती, ना हमारा कोई प्लान है कि हम जो इस वक्त सोलर एनर्जी के ऊपर जो लोग अपने यूनिट लगा रहे हैं उनके ऊपर हमको फिक्स टैक्स लगाएं, और वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कमिटेड है। लेकिन तमाम बातों के बावजूद जो न्यूज़ आ रही हैं, और हमने माजी में बहुत सारे इशूज़ के अंदर हमने देखा कि बाद में यही कुछ होता है। अब हो ये रहा है कि चूँकि ये जो आपका बिजली जो है ये मुनाफा कमाने की और नाकाबिल नज़ीर और खुशरुबा मुनाफा कमाने का एक आसान तरीन तरीका है, क्या है, बस बिजली है और आपने एक ऑर्डर करना है और आपने बिल महंगे कर देने हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर जो लोग इस वक्त सोलर पे जा रहे हैं तेज़ी से, और जारी बात है हुकूमत भी इनको प्रमोट करी, आप ये करें। जैसे CNG में माजी में हुआ कि पहले कहा गया लोगों को CNG जो है आप लगवाएं, जब लोगों ने लगवा ली तो बाद में फिर वही CNG स्टेशन बंद कर दिए गए, फिर उनका राशनिंग शुरू हो गई, और फिर यह कि आज वो CNG दोबारा से ख़त्म हो गई। लोगों की जेबें खाली की, कुछ लोगों ने मुनाफे कमाए और लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई उसके अंदर CNG के अंदर, फिर लूट मार करके और फिर ख़त्म कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है सबको सोलर लगवाएं और ये करते करते और बाद में CNG वाला ही सलूक यहाँ पर किया जाए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, बड़ी आप कमिटमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर सोलर जो है एक रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अगर कोई एक घर है, मैं तो समझता हूँ कि लोगों को इजाज़त होनी चाहिए कि ये जो आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बिजली को आप वापडा को मत दें, आप अपने लिए अपने हमसाए को दें, वो आपसे लेना चाहता है उससे दें, आप जो भी उसके यूनिट तय करें, आप नहीं कोई इन्वेस्टमेंट आप करें। अगर आप ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर कर लें तो आपको आप ये यकीन करें कि
आईपीपीज आपके घरों में लग जाएंगे। ये जो घर हैं ये आईपीपीज की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। जिसको वो पैसे मिलेगा उसका हमसाया देता है, दाएं या बाएं से उसको मिलते हैं। और लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लगाने पे आ जाएगी। मुस्तफीद तो आवाम होगी ना, उससे आवाम की मुश्किल कम हो जाएगी। मैंने वही कहा ना, उस पर ये फौरी आ जाएंगे और उस पर टैक्स लगाना कि भी आप साथ वाले को, हालांकि इनका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किसी ने इन्वेस्टमेंट की, दूसरा उस पर तय करता है तो बात खत्म हो गई। ये उनका आपस का बिजनेस है, वो करें। लेकिन क्या करेंगे, ये वहाँ पर भी आ जाएंगे। सिर्फ आप आवाम को इजाज़त दे दें, और वो करना भी चाहिए आवाम को, कि आपकी अगर फ़र्ज़ किया किसी का कनाल का घर है, किसी का 2 कनाल का घर है, आप छतों पे लगा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी भी तेज़ी से बेहतर हो रही है, तो वो एक छोटे आईपीपीज़ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। वो आईपीपीज़ नहीं कि जो इस वक्त अरबों रुपए बल्कि खरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम को बगैर बिजली दिए वो इस वक्त लूटमार कर रहे हैं। अच्छा, वो उस तरह की हो जाएगी। मतलब वो आईपीपीज़ होंगे जो ना तो कौम को लूटेंगे और ना ही वो कि ये है कि जो है आपकी गवर्नमेंट को लूटेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि सूरत हाल ये चल क्या रही है इस वक्त, आईपीपीज़ जो है, अगर इनकी भी सूरत हाल देखी जाए तो आईपीपीज़ के पीछे भी ये आपके यही जो आपके बरसर इक़्तिदार लोग हैं, ये किसी ना किसी शक्ल में उनके पीछे भी वही मौजूद है। एक तो आवाम की जेबें काट कर आप जो हैं, ज़रा मैं आईपीपीज़ की भी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि इस वक्त जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि इस वक्त तकरीबन 100 के करीब जो 90 प्राइवेट अदारे हैं आईपीपीज़ के। और इसमें अगर मैं परसेंटेज के हवाले से बात करूं तो 28% शरीफ ख़ानदान के हैं आईपीपीज़। अच्छा जी। और 16% है नून लीगी रहनुमा। सही। और 16% है जरदारी साहब के। अच्छा। इसी तरह 8% है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के। और इसमें 10% है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के। 8% है चीन की सरमायाकार है इसमें, और कोई 7% है पाकिस्तानी सरमायाकार। यानी 78% सिर्फ 3 ग्रुप्स के हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे आईपीज़ जो है ये पीटीआई की गवर्नमेंट में भी लगे हैं। अब इसमें जो नाम है, इसमें सिर्फ आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये सूरत हाल क्या है। ये जो बताया गया कि जी पाकिस्तान की जितनी भी ज़रूरत है ना, इसका 125% जो है ये आईपीपीज़ पाकिस्तान की ये ज़रूरत पूरा करेंगी, ये कहा गया। लेकिन 48% जो है इन्होंने आपको बिजली दी उसकी। लेकिन 125% के ये पैसे जो हैं ये वसूलियाँ पिछले 5 साल से कर रहे हैं। और तकरीबन हम जो है इनको 6000 अरब रुपए दे चुके हैं। 6000 अरब रुपए इनको पेमेंट हो चुकी है। सही। और हम अभी उस तरह और फिर भी हम 2900 अरब रुपए के इनके मकरूज हैं। यानी ये बिजली भी नहीं दे रहे, हम 6000 अरब रुपए इनको दे भी चुके हैं और 2900 अरब रुपए हम मकरूज भी फिर मकरूज हैं और ये फिर मांग रहे हैं हमसे। तो अगर ऐसे में एक शख्स जो है अपने घर में सोलर लगाता है पूरा पैनल, वो नहीं देता वापडा को, साथ वाले को दे देता है, तो इसमें भी वापडा का फ़ायदा है कि उसके पास कैपेसिटी नहीं है अगर लोगों को बिजली देने की। तो आईपीपीज़ आपके पाकिस्तानी आईपीपीज़ बन रहे हैं और वो चलें आपको देना चाहें ठीक है, नहीं देना चाहते तो कम अज़ कम उस एरिए के अंदर वापडा की बिजली तो ख़त्म होगी, वापडा के पास वाफिर बिजली आएगी, वो कमर्शियल एरियाज़ में बिजली सस्ती करे, दे अपनी मिलों को, कारखानों को। ये जो लूट मार का बाजार है ये कैसे ख़त्म होगा? और आप यकीन करें ये जो एक लंबी लिस्ट है मैं आईपीपीज़ की देखता हूँ और इसमें जो मेजॉरिटी है, मसलन एक्टिव इंडिया लिमिटेड, एजे पावर है, अल मुआइज़ इंडस्ट्रीज़ है, अल्टर्न एनर्जी है, अपोलो सोलर सिस्टम है, इस तरह तकरीबन ये 90 के करीब है। पूरे लिस्ट है मेरे पास मौजूद। और ये देखें किस तरह फिगर आप बता रहे हैं उसमें 28% आप सिर्फ जो है वो शरीफ खानदान का बता रहे हैं। हाँ, उसमें वो क्लेम कल को वो क्लेम करेंगे जी हमारे नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी, इसमें सियासतदान भी है, इसमें ये नहीं कि पीटीआई के लोग नहीं होंगे। अपना हिस्सा बकदर जुस्सा मिल रहा है, सबको अपना हिस्सा, आवाम से किसी को क्या लगे? तो मैंने इसीलिए कहा ना कि एक आम पाकिस्तानी के साथ, और ये जो आम पाकिस्तानी जिसको आप लूट के खा रहे हैं, यकीन करें उसमें अक्सरियत ऐसी है कि जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी उनकी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, ये अगर उसको रोटी मिल भी रही है तो आप समझें कि उसको वो पूरी नहीं मिल रही। उसके बच्चे को दूध है तो पूरा नहीं दूध मिल रहा, अगर उसके बच्चे को गंदम है तो गंदम पूरी नहीं मिल रही। मसलन अगर एक बच्चे की ज़रूरत है आज 2 फीडर या 3 फीडर दिन के या 5 फीडर, तो उस बेचारे को 1 फीडर भी अगर मिल रहा है तो उसकी माँ उसमें दूध मिला के कर रही है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। ऐसे में उसको 25,000 का बिल आ रहा है, कभी उसको 30,000 का बिल आ रहा है, आमदन है 15,000, आमदन है 20,000, आमदन है 25,000, बिल है 40,000, 50,000, 60,000, ये एक बिल है। इसमें गैस नहीं मैं डाल रहा, और इसमें अभी आने वाले दिनों में आपका ट्रैफिक का बिल भी शुरू हो जाएगा, यानी ट्रैफिक के चलान भी आपको घरों में आना शुरू हो जाएंगे, जो प्लानिंग हो रही है। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये कहने का यह है कि कोई तरीका तो हो ना जिसमें आवाम को रिलीफ मिले, कोई ऐसी जगह तो हो जहाँ आवाम को रिलीफ मिले,
कोई ऐसी विंडो तो हो जहाँ से उसको सुख का सांस आए। ये तो मेरा ख्याल है उनको लटका के ना उल्टा और पीछे से महंगाई की चाबुकें रसीद कर रहे हैं, वो चीखते हैं तो उनके मुंह पे टेप लगा देते हैं कि तुमने चीखना भी नहीं है। तो अब ये सूरत हाल है। इसमें एक तरफ आप वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब देखते हैं वो बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं, और सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर इस वक्त इकॉनमी जो है दिगरगूं हालत पे पहुंची हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम के साथ जो कुछ किया जा रहा है ये भी नाकाबिल नज़ीर है। सही हो गया। सलमान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सलमान हैदर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। सर, क्या कहेंगे, आज जो है वो नेपरा ने बिजली मजीद महंगी कर दी है? तो मैं तो यही कहूँगा कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये हाइब्रिड हुकूमत का एक तोहफा, और अभी तो ये चीजें बहुत ज्यादा आनी है जब आप कर्जों की शक्ल में आप अपनी इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर गिरवी रख चुके हो, और बजट के हवाले से आपको ये भी नहीं पता कि मैंने बजट पेश क्या करना है और कितने का पेश करना है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस IMF के कर्जों के साथ जुड़ी हुई हो। तो अभी तो ये बिजली के 3 रुपए 30 पैसे गालबन या 30 पैसे जो इजाफा हुआ है, ये जो अभी पेट्रोल की कीमत में जो हुआ है ना कमी, ये मेरा ख्याल है कि खाली 10 यूनिट से या 20 यूनिट से वो कमी को पूरा कर लेंगे। और कान बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने पकड़ा, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले में तो मैं आपको कहूंगा कि जाहिर बात है IMF की शरायत है, ये रिलीफ क्या देंगे, क्योंकि इसकी दूसरी तरफ से भी एक और पोजीशन भी बन रही है ना। इवन जो लोग मुतबादिल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं उन लोगों को भी थ्रेट किया जा रहा है, 3 महीने से थ्रेट किया जा रहा है। सोलर एनर्जी पे नए टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है, उनके ऊपर टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इन्होंने वादा किया था कि 300 यूनिट पहले फ्री करके आएंगे, ये इनका इलेक्शन का वादा था, और अब उस मुल्क में उस 300 यूनिट क्या किसी भी यूनिट को इस्तेमाल करने वाले को इस तरह जिंदा दरगोर कर देना, तो मेरा ख्याल है इनका कोई मसला है भी नहीं। क्योंकि जिस तरह ये सोलर के ऊपर टैक्सेस की बात कर रहे हैं, और स्पेशली वो जो नेट मीटरिंग के जो शेड्यूल्स और यूनिट खरीदना कितने का है और एक फिक्स टैक्स के हवाले से जो बात करें, खैर इसकी तरदीद कर देते हैं, लेकिन तरदीद ये उसी की करते हैं जिसको करना होता है। हालांकि ये अल्लाह की रोशनी के ऊपर टैक्स है बेसिकली, मैं तो इसको यही समझूंगा। इस मौके पे तो इन लोगों को थोड़ा सा हल्लाशेरी देनी चाहिए, लोगों को, इन लोगों को हौसला देना चाहिए। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि आपने खुद कहा कि इन्हें हल्लाशेरी देनी चाहिए, कैसे मौके के ऊपर, जैसे आप एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, पूरे मुल्क को आप एक इनकरेज कर रहे थे पहले कि आप ये जो सोलर पे चले जाएं तो बड़ा अच्छा होगा, ये होगा। ऐसे में ये जो खबरें आ रही हैं ग्रॉस मीटिंग की और फिर नेट मीटिंग के ऊपर जो सारा जो सिलसिला, आप ये नहीं समझते कि इससे आप इतना बदल कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को पाकिस्तान में आने से पहले ही या अभी बहुत कम मिकदार में आई है, तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बदल कर रहे हैं वो इस तरफ जाए ही ना? जी असद भाई, बिल्कुल वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तान में हार्डली 1 लाख कंज्यूमर है इस सोलर का ना, और बड़ी तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। तो आपका हल्का बाप भी होगा, मेरा हल्का बाप भी थोड़ा जरा सफेद कुछ किस्म का है। आप यकीन जाने, मैं एक को 4 नहीं करा, मेरे पास ही दर्जनों मिसालें हैं जिन्होंने अपने जेवर बेच दिए, अपनी सवारियां बेच दी और अपना कर्जे ले लिए कि यार कम से कम जो हर महीने में बिजली की शक्ल में एक जो सदमा रिसीव होता है उससे जान छूट जाए, 2 4 6 प्लेटें ही लगा लें, कम से कम हम किसी तरीके से उस तरफ चले जाएं। और गवर्नमेंट ने ये कहा था जब ये गवर्नमेंट में आ रही थी, जब इनके मंशूर बन रहे होते हैं ना कि हमने मुतबादिल एनर्जी पे जाना है, हमने पब्लिक को रिलीफ देना है और इतनी सस्ती और आसान किस्तों पे हम सोलर लगा के देंगे, ये हौसला अफजाई। अब मुझे नहीं पता इन्होंने किस मुल्क की इस पे इन्वेस्टमेंट करवानी है और ये क्या तरीकाकार है। यहाँ तो अब अवाम को थोड़ा पुश देना चाहिए था, अवाम मुतबादिल एनर्जी पे जा रही थी, लेकिन वजह यह है ये पेस्को लेस्को शेस्को इन तमाम से ये ब्लैकमेल है, क्योंकि इनका अपना मामला बहुत कमजोर हो जाने हैं, ये कहां से पैसे रिसीव करेंगे। तो जो लोग जाना चाह रहे हैं ये उनको भी रोक रहे हैं। अच्छा सलमान, एक बात बताइएगा कि अभी एमिरेट्स के जो दौरे पे गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वहाँ इन्होंने कहा जी मैंने कश्तकोल तोड़ दिया या तोड़ने लगा हूँ, इस तरह की बड़ी बुलंदोबाग दावे किए थे। लेकिन उसके बाद आज हम IMF से फिर $6 बिलियन या $7 बिलियन के लिए मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको किस तनाजुर में देखते हैं आप? अच्छा, पहली बात तो ये ना सर, माशाल्लाह हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते बहुत अच्छा है और वो समझते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो अगलों को समझ भी उसी तरीके से आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दुनिया के कानून कुदरत में नहीं है कि आप कर्ज लेकर कशकोल भी तोड़ेंगे,
कर्ज भी लेंगे? नहीं। आपने कोई ये मुतबादिल प्लान बनाया? आज भी आप यूएई के कर्जे यूएई, हाँ आज भी आप मेरे ख्याल है यूएई की कर्जे को रीशेड्यूल कर लेंगे। जैसी वज़ीर आज़म चाइना से वापस आएंगे वो $1 अरब को उन्होंने रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त देनी है। आप ये बताएं इन कर्जों को उतारने के लिए आपके पास क्या है? आपने वो कौन सा प्रोजेक्ट लगाया? तो ये प्रोजेक्ट ₹3.23 से यूनिट बढ़ा दिया। तो ये प्रोजेक्ट के सोलर एनर्जी के ऊपर आप टैक्स लगाने का सोच रहे हैं? आपने सारी बातें बिजनेस से होना है, या आपका सारी बातें जरिए मुल्क है। किसानों का आपने क्या हाल कर दिया, कारोबार का आपने क्या मुतबादिल दिया? ये केपी के हुकूमत की जानिब से अभी कहा जा रहा है कि वो जो सरकारी मुलाजमीन है उनके जो बिजली के फ्री यूनिट्स हैं वो खत्म करने जा रही है। आप क्या समझते हैं ये उसी तरह होगा जिस तरह इंतखाबात से कबल कहा गया था कि वो 300 यूनिट्स फ्री भी मिलेंगे पीएमएलएन की जानिब से? अभी ये भी सिर्फ ऐलानात की हद तक ही महदूद होगा चूंकि ये रवायत कायम हो चुकी है। अगर ये केपीके की हुकूमत कर रही है या कोई भी हुकूमत कर रही है तो ये बारिश का एक खतरा जरूर साबित होगा ना। किसी को आगे किसी से पैसे निकलवाने के लिए सबसे पहले आपको खुद भी तो थोड़ा अच्छा बचत करने वाला बनना पड़ेगा ना। आपको थोड़ा खुद भी थोड़ी सी आनत के साथ चलना पड़ेगा, आपको थोड़ी जहानत के साथ चलना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा एक्ट जरूर है, मगर यह उसी तरह ही है जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस पे इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाना था, ये उसी तरह का ही है जिस तरह का गवर्नर हाउस को तोड़ के उसको यूनिवर्सिटी बनाना था। वो ये बातें करने में बहुत मजेदार है, अच्छी इंटरेस्टिंग है। अच्छा सलमान, एक बात बताइएगा, अभी एक बात बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना में, और चाइना में उन्होंने जो है बात की है कि जी हमें चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको फॉलो करना चाहिए या करना होगा अगर हमने तरक्की करनी है। एक तरफ मुल्क की हालत ये है कि इस वक्त आपकी यानी महंगी बिजली की वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है करने वाली जो मिलें हैं खासतौर पर टेक्सटाइल की वो बंद हो चुकी हैं। बेहतर बहुत सारी आपकी जो है आपकी इंडस्ट्री वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, कोई बांग्लादेश जा चुका है, कोई श्रीलंका पहुंचा और कहीं और जा रहा है। तो ऐसी सूरत में अभी एक नए मॉडल की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज मॉडल की। तो आपको लगता है कि ये कोई बातें कोई थोड़ी रैशनल हैं? सर चाइनीज मॉडल की हुक्मरानों का भी तो चाइनीज होना जरूरी है। यहाँ तो सेल्फ मदासराई चल रही है ना, वो उसी चीज को आपने सारी हेडलाइन काटी है, पूरे प्राइम टाइम कर दिए इसके ऊपर के चाइना की कंपनी ने कहा है कि जो आपकी पंजाब की जो स्पीड है वो पाकिस्तान स्पीड देखना चाह रहा है। आप इसी पे खुश है? आपके हुक्मरान का भी चाइनीज होना पड़ेगा ना, आपकी जजा और सजा के मसाइल को भी जो चाइनीज होना पड़ेगा ना, आपके तमाम मसाइल को, आपके तमाम मामला को चाइनीज होना पड़ेगा। क्या आपने ये है तपन? नहीं है ना जी, इतनी जरूरत ही नहीं है। हमारा तो मैप कोई और चलाता है। हमारे सारे आप चेक कर लो, हमारी बाजार पे दाखिला कौन चला रहा है? हुकूमत चला रही है? नहीं। हमारी बाजार पे कार्बन कौन चला रही है? हुकूमत चला रही है? नहीं। तो मुझे बता दें चाइना में कौन कोई और चला रहा है? आप मुझे ये बता दें पिछले 2 सालों में पाकिस्तान से कितना टेक्निकल बंदा के बाद में मुल्क से बाहर गया, और इसका कंपेरिजन चाइना से भी कर ले भाई। जब हमने मॉडल बनाना तो लोगों को लुक्रेटिव इधर बिजनेस देना है ना, कुछ ना कुछ तो आपको देना है। तो बातें नहीं करें, हम तो बातें सुन के हसन भाई आप भी बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया। सलमान हैदर साहब, जब ये सारे शिकवे शिकायत की जाती है, बताया जाता है महंगी बिजली और फिर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा और महंगाई, हुकूमत एक जवाब देती है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, लिहाजा महंगाई करना हमारी मजबूरी है। आप क्या कहेंगे कि अगर IMF ने ही मुल्क चलाना है तो ये सूरत-ए-हाल कहाँ पे जाके रुकेगी? अच्छा, वैसे मैं तो वो कहता है बैगर्स नॉट चूजर, ये तो बात अब हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गई है। लेकिन इस चीज को भी तो आपने देखना है ना कि आप डेफिनेटली आप IMF के आगे ही गिर भी हैं आपको, तो आपने उन्हीं की शराइत पे जिंदगी गुजारनी है। मगर जहाँ रिलीफ देना है, एक्चुअली मसला ये वो रिलीफ मिल नहीं रहा है। और मुझे बता रहे हैं क्या 10-10 रुपए वो किराए कम हुए और कितनों ने कम कर दिए? मुझे जरूर बताइएगा। इन्होंने कहा गंदम हमने अपने किसान से खरीदी नहीं, वो सस्ती कीमत पर पौड़ियों पे देने पे मजबूर हो गया क्योंकि उसने डीजल उधार लिया हुआ था, उसने दाने उधार लिए हुए थे, उसने मामलात अपने चलाने थे, और ज्यादातर उसने ठेके पे जमीनें ली हुई थी। उसने सबको देना था, उसने KPK बेच दी, उसने बलोचिस्तान बेच दी। और यहाँ का जा रहा है, देखिए हमारी हिकमत अमली, हमने किसानों से गंदम नहीं खरीदी तो यहाँ रोटी सस्ती हो गई, रोटी सस्ती होगी, ब्रेड सस्ती होगी। मुझे बता दें इनकी आगे की चीजें कहाँ है? 30 रुपए ब्रेड सस्ती हो गई, मैं समझ गया। हाँ मुझे बताएं जो बेकरी से दीगर रिलेटेड चीजें, मैंने खुद पूछा, कैन यू बिलीव दिस, आम बेकरी के बिस्किट है 1600 रुपए किलो एक आम सी बेकरी में।
1600 रुपए किलो, इसकी तो कीमत उन्होंने कम की नहीं। बेकरी आइटम्स की बात हुई थी ना, तो इनका कानून तो है, अमलदारी नहीं है। अच्छा सलमान, आप ये बताइएगा कि इस वक्त रवा माली साल के दौरान तकरीबन ये 1300 अरब रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई है, और जबकि सार्फिन से बिलों की मद में 3446 अरब रुपए वसूल किए गए, और 2146 अरब रुपए इस बिजली के वसूल किए गए हैं जो कभी बनी नहीं, यानी ये निजी पावर प्लांट्स को हमने पे किए हैं। इस पर क्या कहते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, आप ब्लैकमेल हैं, क्योंकि आपसे अपने मामला चलाने, ये शॉर्ट टर्म से चलाने, या आप कर्ज लेके मुल्क चलाएंगे, या ये पावर कंपनी से मुल्क लेके चलाएंगे। तो पावर कंपनी जो करे, वो हाथी है ना, वो अंडा दे, वो बच्चा दे, हाथी की मर्जी, ये हाथी इन्होंने पाल लिए। अच्छा एक और भी डाका जो है ना मारा जा रहा है, ये एक बड़ा टेक्निकल सा डाका है कि हमारे यहाँ पर जो एक यूनिट गिरा करता था पहले, वो जो मीटर के अंदर तकरीबन 2200 चक्कर पर एक मीटर जो था ना आपका यूनिट गिरता था। अब इतलात ये है कि जो मीटर लगाए जा रहे हैं या इस वक्त जो आपसे कैलकुलेशन कलेक्ट किया जा रहा है बिल, वो 1400 चक्कर के ऊपर आप जो है यूनिट जो है वो फेंक देते हैं, और ये इसे 40% जो है जो आप कमा रहे हैं मजीद, ये कोई टेक्निकल सी डकैती है। भाई कोई एक चीज टेक्निकल थोड़ी हो। मेरे पे कुछ 4-6 रोज पहले ना हमारी दावत थी, तो हमारे इंडिया से कुछ दोस्त आए हुए थे, मैंने उनसे कुछ चीजें पूछी। मैं लास्ट टाइम इंडिया गया कोई 2000 में, अर्ली 2000 में ना, तो उधर मैंने देखा था बहुत लोड शेडिंग वगैरह थी, और गैस तो उसका बात उधर है ही नहीं, तो इस तरीके के मामला थे। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या पोजीशन है, उन्होंने कहा तस्वुर में भी नहीं लोड शेडिंग हमारे, एक चीज। और ये आप लोगों के हमने सुना कि शाम 6 से रात 10 बजे तक पीक आवर्स है, तो यार हमारा 7 रुपए का यूनिट है, हम 7 रुपए का यूनिट 24 घंटे वही देते हैं, तो उसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हमें वही मिलता है। भाई आप लोगों ने इतना फंसा दिया पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि आपके घर में सुने बिजली पूरी आ रही है, बिल मैं देता हूँ, आपके घर में जनरेटर पूरा चल रहा है, बिल मैं देता हूँ, आपके घर में यूपीएस या जो मुतबादिल एनर्जी है, बिल उसका मैं देता हूँ, आपकी गाड़ी का पेट्रोल जा रहा है जितना मर्जी आलमी मंडी में हो, बिल मैं देता हूँ, हालांकि आप बहुत अरबपति लोग हैं, लेकिन इसके आप इनको क्या मालूम, तो मसला क्या है? सलमान हैदर साहब, ये जो स्लैब सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, यानी कि अगर 100 यूनिट्स के ऊपर खर्च होते हैं तो उस पर, और फिर 200 और फिर वो 300, दुनिया में कहीं ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास है? कहीं भी दुनिया में नहीं है मेरे ख्याल है। मैं भी बेशतर दुनिया फिर चुका हूँ। वजह क्या है? बेसकून करना है, इरिटेट करना है, पूरे माहौल का इस पे असर पड़ रहा है। जब एक बंदा रात शाम को थक हार के सुबह से नौकरी करके दुकान से या जहां से भी वापस आए 6 बजे, और वो बंदा आता है शाम 6 बजे जो पूरा टैक्स देता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, सही याद रखिएगा, शाम 6 बजे वही बंदा घर पर आता है जो पूरा टैक्स देता है, और जैसे ही घर पर आए उसका घर अंधेरे में डूबा हो, क्योंकि यूनिट है बहुत महंगा, वो चला गया 86-87 रुपए का या 88 रुपए का। अब उसको पहला सांस लेना है रात 10 बजे के बाद। अच्छा ये बताइएगा सलमान के दुनिया के अंदर जब इस तरह की ज्यादतियां होती हैं, और मैं तो इसको समझता हूं कि ये एक रियासती डाका है, बड़ा मुनज़्ज़म डाका है जो आवाम की जेबों में मारा जाता है, लेकिन होता ही है कि दुनिया के अंदर इंसाफ का निज़ाम मौजूद है, अदालतें इसके ऊपर फैसले करती हैं, ये केसेस जाते हैं। अच्छा यहाँ इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, इनके केसेस तो फ़ौरन सुने जाते हैं, और आपका मीडिया भी उसको अच्छे तरीके से कवर करता है, ऐसे लगता है कि बस यही मसाइल हैं, बाकी तो कोई मसले नहीं हैं। ये अदालतें क्यों खामोश हैं जो अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है? अदालतें भी पिक एंड चूज है ना, जो उनकी तबीयत को सूट करे, जो उनके मामला को ज्यादा जैसे प्रोजेक्शन दे, जो ज्यादा स्क्रीन टाइम हायर करे, वो तमाम वही चीजें ली जा रही है, वो सारी की सारी वही चीजें ली जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आती ये लफ्ज सुओ मोटो किसके लिए तैयार है, जब हुक्मरान को समझ नहीं आ रही। 3 नुकड़ी कमेटी भी बन गई, 2 सेकंड कमांड जो होंगे, जो सीनियर तरीन जजेस होंगे, ये सब इसी दिन के लिए तो बने थे कि आप आउट ऑफ द ब्लू आ जाए। हम दरख्वास्त दे चुके हो सुप्रीम कोर्ट में कि सर प्लीज, हमारी कोई नहीं सुन रहा, सर प्लीज इन चीजों को देख ले। नहीं, अब कितने ऐसे कितने केसेस हैं ऐसे पड़े हुए हैं, उसकी कोई एंटरटेनिंग ही नहीं है। ठीक हो गया।
सलमान साहब, आपने कहा कि ये सारा मामला तो होते हैं लेकिन उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं होता। क्या कहेंगे कि चूंकि इससे कबल हम देखा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बनाई गई, ये जो है वो अनाउंसमेंट भी की गई वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, वो कहीं पे भी नजर नहीं आती। अमल दरामद कब होगा? जब हुकूमत खत्म हो जाएगी? वो नजर आती है, वो बिल्कुल टिकटॉक पे नजर आती है, वो नजर आती है, वो बुलेटिन की हेडलाइंस पे नजर आती है, वो नजर आती है, बात के फ्रंट पेज के लिए आती है। आजकल सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी मीडिया और सोशल मीडिया पर मैनेज हो रही है। इस बात को आप लोग बिल्कुल क्लियर रख लें। स्माइल से लेके सीरियस फेस तक ये सिर्फ मीडिया पे दिखाने के लिए आ रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो कैसा लगूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो कैसा लगूंगा। इस तरह को फैब्रिकेट, हुक्मरान को दर्द कहाँ है? मुझे कुछ समझा दें। अगर किसी को कोई दर्द नजर आ रहा है तो मुझे बता दें। इनकी सारी एनर्जी किसी और जगह पे वेस्ट हो रही है। जिसको जो काम है वो कर ही नहीं रहा। इतलात का काम है, वजारत इतलात का काम है कि वो अपने मामलात को बताए कि हुकूमत की ये कारकर्दगी, ये कारकर्दगी, ये कारकर्दगी। वो अपने मुखालिफ को बददुआएं, ताने, तिशरे, कोसने, इन चीजों पे, देखो उस वक्त ये करता था, उस वक्त ये करता था। क्या ये काम है? तनख्वाह मैं दे रहा हूँ उस वजीर की भी और वजारत की भी। मुझे नहीं समझ आई कि मैंने सुबह से लेकर रात तक टीवी देखा, मुझे पता चले कि प्रोग्रेस क्या थी। मुझे तो सही हो गया। बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब आपका, आपने वक्त दिया। नज़ीर यहाँ पे लेंगे सब ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। आज जो है वो वकला तक रसाई ना देने और कैद तन्हाई के बयान के बाद बानी PTI के जो हुकूमत है उसने उनकी जो सेल की तस्वीर हैं वो शाया कर दी हैं। उसमें देखा जा सकता है वर्जिश की जो मशीन है वो भी मौजूद है, मैट्रेस भी है, एयर कूलर है एक। अच्छा सब क्या कहेंगे, ये सहूलतें काफ़ी। अच्छा, इस बात पर आने से पहले सिर्फ एक आखिरी जुमला फिर मैं इस तरफ आ जाऊँगा कि ये जो बिजली हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले जाने से पहले, और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, टैक्सेस वगैरह, तो यहाँ एक आम पाकिस्तानी के जहन में जो बात आ रही है ना, ये जो आप ये कहते हैं कि ये आपका पाकिस्तान है, तो वो कहते हैं ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये उनका पाकिस्तान है जिनको लिए बिजली फ्री है, गैस फ्री है, मुरब्बे फ्री हैं, प्लाट फ्री हैं, सिक्योरिटी फ्री है, और बाहर के टूर फ्री हैं, इलाज फ्री है और तालीम फ्री है। तो ये पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है। खैर अब आ जाते हैं उस तरफ। अच्छा, झूठ की भी कोई एक हद होती है। इतने बड़े आप लीडर हैं, तो जो आज फैक्ट्स पेश किए गए हैं उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि बानी PTI को सोचना चाहिए कि अब हर वक्त आप झूठ बोलते रहेंगे। माना कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी आपकी फॉलोअरशिप है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितने मर्ज़ी जुर्म कर लें, वो सब आपको मानते रहेंगे। अब ये भी एक ज़हनी कैफियत का नाम है, इसको क्या आप जो नाम दें, लेकिन अब जो पेश किया गया है उसके हिसाब से तो ये है कि इतने आम कैदी पाकिस्तान में जो हैं उनको सहूलियात नहीं, सबको मिला के जितनी सहूलतें वो अकेले इमरान खान को इस वक्त मिल रही हैं। मसलन 28 सितंबर आप कहते हैं आपको लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, आपसे बुकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब जो डाटा आ रहा है, और आपको पता है जेलों में कैमरे लगे होते हैं, वो कोर्ट्स उसको चेक कर सकती हैं कि कितना मौक़िफ़ दुरुस्त है। और अच्छा, आप बड़ी डिटाई के साथ फिर भी झूठ बोल रहे होते हैं। सही। मतलब आपके इस वक्त का जो डिटेल आई है, जो कोर्ट में पेश की गई है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कि 8 माह के अंदर आपने 105 मुलाकातें की हैं। यानी इसका मतलब ये है 240 दिन है 8 माह के अंदर। आप 30 डेज़ आपका समझ लें, आप 30 दिन का आपका महीना है, तो 8 महीने को तो ये 240 दिन है, और 240 दिन या लगभग इतने बनते 105 मुलाकातें। इसका मतलब हर दूसरे दिन आप मुलाकात कर रहे थे। और 28 सितंबर 2023 का ये डाटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो वो कहते हैं जी 6 अफराद इनको मिले 28 सितंबर 2023, यानी पिछले आज से 7 माह पहले की बात है। सही। अक्टूबर 2023 में आप 43 अफराद से आपकी मुलाकात, यानी एक महीने में 43 बंदे आपसे मिले, और आपने यानी 12 मुलाकातों में आप मिले, यानी 12 मुलाकातें एक महीने का मतलब ये है कि हर दूसरे दिन आपने एक मुलाकात की। अच्छा, उसके बाद नवंबर 2023 आ जाता है, यानी ये भी पिछले साल की बात है, और 48 आपकी जो है इसके अंदर आपको हमें नज़र आता है कि 48 अफराद आपको मिले, 13 मुलाकातें आपकी। उससे अगले महीने भी, पिछले महीने में 14 मुलाकातें, अगले में आपकी 13, फिर अगला साल शुरू हो जाता है 2024, और इसके अंदर 17 अफराद आपको मिलते हैं, और 8 मुलाकातें होती हैं। फरवरी 2024 74 अफराद आपको मिलते हैं, और आपकी 19 मुलाकातें होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा इसमें इस वक्त नज़र आ रही हैं। फिर मार्च आ जाता है, यानी इस साल का मार्च, तो आप 53 लोग आपको मिलते हैं, 11 आपकी मुलाकातें इसके अंदर। फिर अप्रैल आ जाता है,
तो इसमें 54 लोग आपको मिलते हैं, आपकी 15 मुलाकातें। मई में आपको 56 अफराद मिलते हैं और 13 मुलाकातें आपकी हैं। अच्छा, इसमें जो आपको मिलने वाले लोग हैं उनमें आपके बुकला हैं, आपकी अहलिया है, आपकी बहनें हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, साबिक़ सदर हैं आरिफ अलवी साहब, फिर आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है, और सबसे बढ़कर ये, बाकी तो सारी चीज़ें छोड़े ना, आपको पिम्स के डॉक्टरों की भी एक बड़ी तादाद मिलती है और आपको शौकत खानम के डॉक्टर्स भी मिलते हैं। उसके बाद जो जिक्र आपने किया अपने के जनाब, उनको हर तरह की सहूलत मौजूद है, तो साथ का समझ लें, वहाँ की बैरक्स कह लें या कमरे कह लें, मिला के आपको एक पूरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर वहाँ नज़र आ रहा है कि आप वहाँ पर वर्जिश की मशीनें भी मौजूद है, ठीक है, और आपको हर तरह की चीज़ें दी जा रही हैं वहाँ पर, आपको खुराक भी अच्छी दी जा रही है, आपको गोश्त भी दिया जा रहा है। ये कितने पाकिस्तान के अंदर जो जेलों में लोग बंद हैं उनको ये सहूलतें मुयस्सर हैं। डिफरेंस है ना उनमें, वो चूँकि मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनको तो कानून और आइन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो ये सहूलतें उनके पास मौजूद हों। अब उन लोगों के साथ तो कंपेयर नहीं किया जाता ना, क्या कितने लोगों को ये सहूलत उसमें ये है कि आपने ये देखना है कि आप किन मुकदमात में फंसे हुए हैं। क्या आप पॉलिटिकल मुकदमात में हैं? नहीं, आप पर मुकदमात इससे भी ज़्यादा संगीन मुकदमात हैं। आप पर वो वाले मुकदमात ही नहीं है कि आप किसी सियासी जलसे पकड़े। आपके ऊपर तो दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, आपके ऊपर गद्दारी के मुकदमात हैं, आपके ऊपर जलाओ घिराव के मुकदमात हैं, और आपके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, जिनमें बाकी लोग कैद होते हैं। उनको ये सहूलतें मुयसर नहीं आई, लेकिन आप इसलिए कि जनाब आप एक पार्टी के आपके कहने पे लोग जान दे देते हैं, और फिर आप जो मर्जी करें, आप पर जितने मर्जी कवानीन हो और आपको बेहतरीन सहूलतें जेल में भी मुयसर ना, जो दहशत, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको जेल में के खिलाफ आपको जेलों में, मैंने वही कहना, वो सजा भी अभी जेल में बंद किया है, तो मिल नहीं रही अभी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जेल में बंद है, हर तरह की फैसिलिटी आपको मिली हुई है, तब आप अवेला मचा रहे हैं कि जी मुझे लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा, मेरी मुलाकातें नहीं की जा रही। अब वो आपको क्या जेल से बाहर लाके बिठा दें आपको? मैं आपको बता रहा हूँ ये मुलाकातों की तफसील है। वो झूठ बोले, वो थोड़ा तो कम बोले, वो इस तरह का झूठ बोले यार को वो मान भी ले। आप भी समझते हैं लोग बेवकूफ़ हैं। अब ये पूरा डाटा आया है, खान साहब जरा इसकी तरदीद कर दें जाके कि जनाब ये डाटा ही गलत है। अच्छा, ये सारा कुछ डाटा आने के बावजूद जो पीटीआई का माइंड सेटअप होगा, नहीं 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 ये सारा डाटा ही गलत है, वो जो बानी पीटीआई कह रहे हैं ना वो ठीक है, बस मसलन इस तरह अक्ल पे पर्दे नहीं डालने चाहिए। आप कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। आप खुद को लीडर कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा सियासतदान कहते हैं, आप कहते हैं हम लोगों की डायरेक्शन सीधी करनी है, लेकिन झूठ कहा गया कबीरा गुनाहों में से है, और आप इतनी डिटाई से बोलते चले जाते हैं और आपकी कोई रुकावट ही उसके अंदर नहीं है। अब यहाँ तो इस डाटा की जो डाटा आया है उसकी तरदीद कर दें कि जनाब ये डाटा जो है सारा गलत है, तो वहाँ कैमरे लगे हैं, जब आपकी मुलाकात होगी तो सबकी सब चीज़ें जो है वहाँ पर मौजूद है। अब कोर्ट्स को भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट ने अगर डाटा दिया है और ये दुरुस्त है तो फिर इसका इनको जवाब मिलना चाहिए। सही हो गया। आखिरी कमेंट कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम के हवाले से हुकूमती फैसलों के ऊपर जो है वो अपीलों के ऊपर फैसला महफूज किया, क्या कहेंगे? देखिए अब वो फैसला आने वाला है, और मेरा ख्याल है कि चूँकि आपने उसमें कुछ डिटेल्स तो खुद भी बता दी है नैब के इस हवाले से कि बंदयाल साहब ने जाते जाते इसमें इनके हक़ में फ़ैसला कर दिया था, और ये 5 सितंबर 2023 को इसका जो फ़ैसला था उन्होंने महफूज किया था, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं रिटायरमेंट के से पहले कर जाऊँगा, और आखिरी दिन उन्होंने ये इसका फ़ैसला किया था। और बंदयाल साहब वही आदमी है जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है या जो भी है, उनके जितने भी फैसले थे वो PTI की फेवर में थे, और ये भी उन्होंने भरपूर तरीके से 2 की अक्सरियत के साथ ये फैसला दिया था और एक हक में दिया था। इसमें 10 में से 9 तरामीम है जिसके ऊपर ये सारा केस था, और 9 तरामीम जो है चैलेंज की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, और इसमें हक में फैसला आ गया था। गवर्नमेंट चली गई थी इंटर कोर्ट अपील में, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस अब सुना है और इसको एक ज़्यादा बेंच के साथ इसको सुना है। तो बात यह है कि एक चीज़ तो हमें इसमें मिसबा नज़र आ रही है कि जो नैब है वो पहले दिन से ही, और मुशर्रफ ने जब बनाया था तब भी ये था कि हम सियासतदानों को फिक्स करेंगे, बेसिकली ये और किसी के लिए नहीं बना, ये बना ही सियासतदानों को फिक्स करने के लिए। तो मेरा ख्याल है नैब के अंदर सियासतदान ही सिर्फ ये चोर नहीं है या डाकू नहीं है जो सिर्फ उन्हीं को आप पकड़े, इसमें इस वक्त अशराफिया जो है इसके अंदर सारी है। और अगर आप सिर्फ सियासतदानों को फिक्स करने, और इमरान खान साहब के दौर में सियासतदानों को फिक्स करने के सारे केसेस आपके मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे। तो अब बहरहाल खैर ये फैसला इसका आने वाला प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। नरसिन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। जो कि फैसला तो महफूज कर लिया गया है, वह फैसला आता क्या है कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।